हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो सीरीज में जिसका नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस सीरीज में हम उन स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जो कि अंडर वैल्यूड हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है? जब हम किसी कंपनी की एनालिसिस करके जनरल मार्केट ट्रेंड से एक अलग ओपिनियन बनाते हैं तो ये कहलाती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यहीं जब हम मार्केट ट्रेंड के साथ चलते हैं तो ये हो जाती है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। उदाहरण के लिए जब राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में पहली बार इन्वेस्टमेंट की थी तब मार्केट टाइटन को एक अच्छी कंपनी नहीं समझता था, तो ये हुई वैल्यू इन्वेस्टिंग। लेकिन जब वही झुनझुनवाला जी रिलायंस या एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हो जाती है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दूसरे बहुत से हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे मशहूर वैल्यू इन्वेस्टर हैं। भारत में श्री राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया इस कैटेगरी में आते हैं, जबकि रामदेव अग्रवाल ग्रोथ स्टोरीज पर फोकस करते हैं। दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट ने ही आज तक सबसे अच्छी वैल्यू क्रिएट की है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज की। ये कंपनी कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, इसका वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है और उसके बारे में हमारे अपने ओपिनियंस क्या हैं। आइए इसे डिस्कस करते हैं। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी डेटा नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ऑप्टिक फाइबर केबल इनका मेन प्रोडक्ट है और ये अपने क्षेत्र की एक मार्केट लीडर कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स की खपत बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर में होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिफेंस, इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे और सेक्टर्स हैं जहां ये काम में आते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1988 में। एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था स्टरलाइट लिमिटेड। ये उसकी टेलीकॉम डिवीजन हुआ करती थी। उस जमाने में ये लोग जेलीफील्ड केबल्स बनाया करते थे जो कि ऑप्टिक फाइबर केबल के पहले इस्तेमाल होते थे। 1992 में इस कंपनी ने ऑप्टिक फाइबर केबल का प्रोडक्शन शुरू किया। ईयर 2000 में ये डिवीजन कंपनी से अलग कर दी गई और इस कंपनी की शुरुआत हुई। इनकी दो डिवीजन थी, ऑप्टिक फाइबर केबल्स और पावर केबल्स। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने ग्रेजुअली अपने आप को इंटीग्रेट किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। 2015 में इन्होंने अपनी पावर केबल डिवीजन भी डीमर्ज कर दी। आज की तारीख में ये सिर्फ एक कमोडिटी कंपनी नहीं होकर के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये कंपनी सिलिका टू सॉफ्टवेयर कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। अब इसके मायने क्या हैं? सिलिका एक मिनरल है जो कि खदानों से निकाला जाता है। सिलिका से सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन से ऑप्टिक फाइबर और ऑप्टिक फाइबर से ऑप्टिक फाइबर केबल बनते हैं। ये सारे प्रोसेसेस इन हाउस करते हैं। अब आते हैं इनके वर्तमान पर। भारत में कंपनी का ओवरऑल 45% मार्केट शेयर है। ग्लोबली इनका 10% मार्केट शेयर है, तो ग्लोबली भी ये एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है, ऐसा हम कह सकते हैं। कंपनी के पास एक मजबूत R&D डिवीजन है। इनकी सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप्ड है। इन्होंने टेक्नोलॉजी किसी से इंपोर्ट नहीं की है। इनके पास इस समय 358 पेटेंट्स हैं। कंपनी के 100 से ज़्यादा दूसरे देशों में भी ऑपरेशंस हैं। 6 इंडस्ट्रियल लोकेशंस में इनकी 7 फैक्ट्रियां हैं जिसमें इनका प्रोडक्शन होता है। इनमें से ब्राज़ील और चाइना जॉइंट वेंचर है। अगर हम भविष्य की बात करें तो इस कंपनी ने अभी अभी एक अपना कैपेक्स पूरा किया है, जिसमें उन्होंने ऑप्टिक फाइबर की कैपेसिटी 33 मिलियन CFKM से बढ़ाकर 50 मिलियन CFKM कर दी है। ऑप्टिक फाइबर केबल में कैपेसिटी 18 मिलियन CFKM से बढ़ा करके 33 मिलियन CFKM कर दी गई है। ऑप्टिक फाइबर का जो एक्सपेंशन था वो 2019 के सेकेंड हाफ में पूरा हो चुका है। ऑप्टिक फाइबर केबल का एक्सपेंशन मार्च 2020 तक पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। उम्मीद है कि 2020-21 के सेकेंड हाफ में ये भी पूरा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने निश्चित किया है कि आगे से वे इंटीग्रेटेड ऑर्डर ही लेंगे, जिसमें उन्हें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करने का, उसे सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। इससे कमोडिटी साइकिल में होने वाली अनिश्चितता से वो बच पाएंगे। आइए अब कंपनी के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स देखते हैं। 2017-18 में कंपनी का टर्नओवर 3177 करोड़ था, जो कि 2019-20 में बढ़ करके 5154 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस समय 2018 से लेकर के 2020 तक 746 करोड़ से बढ़कर के 1061 करोड़ हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 334 करोड़ से बढ़कर के 434 करोड़ हो गया। अगर हम कंपनी के कैश जनरेशन की बात करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, तो मार्च 2017-18 में कंपनी ने 729 करोड़ का कैश जनरेट किया था, फ्री कैश फ्लो, जो कि 2018-19 में 631 करोड़ रह गया। मार्च 20 के फिगर्स अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। आइए इस कंपनी की करते हैं एक स्वॉट एनालिसिस। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आ सकती हैं और क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या खतरे इनके सामने भी आ सकती हैं।
सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। ये कंपनी वेदांता ग्रुप से संबंध रखती है। वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल जी ने शुरू किया था और वही इसके चेयरमैन हैं। इस ग्रुप का व्यापार दुनिया के तमाम देशों में फैला हुआ है। कंपनी की दूसरी स्ट्रेंथ है इनका कंप्लीट इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने पहले बताया था, सिलिका की माइनिंग से लेकर सिलिकॉन बनाना, सिलिकॉन से ऑप्टिक फाइबर से ऑप्टिक फाइबर केबल बनाना, केबल से इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करना, उसे मेंटेन करना, ये सारी कॉम्पिटेंस कंपनी ने इन हाउस डेवलप की हैं। कंपनी की तीसरी स्ट्रेंथ है स्टेबल मैनेजमेंट। डॉक्टर आनंद अग्रवाल जो इस कंपनी से 20 साल से जुड़े हुए हैं और पिछले साल से उसके सीईओ हैं। कंपनी के दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स भी 10 या 15 साल से इनसे जुड़े हुए हैं। स्टेबल मैनेजमेंट कंपनी के रेगुलर कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी फैक्टर होता है। कंपनी का हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। कंपनी की चौथी स्ट्रेंथ है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी पिछले 20 साल से रेगुलरली प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड पेइंग है और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। अब हम आते हैं इन कंपनी की वीकनेसेस पर। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1.2 है, यानी कि अपनी नेटवर्क से इन्होंने लगभग 1.25 गुना कर्जा ले रखा है। हालांकि ये एक समझ में आने वाली बात है। जब आप अपनी कैपेसिटी 50% तक बढ़ाते हो तो डेट लिया जा सकता है, लेकिन आज पोस्ट कोविड-19 दुनिया में शॉर्ट टर्म प्रेशर्स में ये लोग आ सकते हैं। कंपनी की दूसरी वीकनेस जो समझ में आती है वो आती है इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन की टाइमिंग। हालांकि कोरोना की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन इनका हाल तो वही हुआ कि सिर मुड़ाती इन्हें ओले पड़ गए। अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन का बेनिफिट मिलने में इन्हें देर लग सकती है, कुछ और समय लग सकता है, तुरंत इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे कि इनकी पहली प्लानिंग थी। जो तीसरी वीकनेस समझ में आती है वो है इनका जॉइंट वेंचर जो कि चाइना में है। भारत चाइना के संबंध बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इनका असर इनके परफॉर्मेंस पर हो सकता है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ये समझ में आता है कि पिछले लॉकडाउन में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो था डेटा, और आने वाले समय में अगर डेटा की डिमांड बढ़ेगी, इंटरनेट की डिमांड बढ़ेगी, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी संभावना जो नज़र में आती है वो ये कि पोस्ट कोरोना वायरस दुनिया में जो क्राइसिस आई है, खासतौर पर लिक्विडिटी क्राइसिस, इससे इंडस्ट्री में एक शेकअप हो सकता है। बहुत सारे छोटे प्लेयर्स का शटर डाउन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर कंसोलिडेशन होगा, कुछ मेन प्लेयर्स रह जाएंगे, और कंसोलिडेशन का फायदा सबसे ज़्यादा मार्केट लीडर को ही होता है। अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस समय कोई दिक्कत नहीं है, बट पोस्ट कोरोना दुनिया में व्यापार के तौर तरीके बदलेंगे और सबको नए तरीके सीखने पड़ेंगे। कंपनी इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम नजर आती है, लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय तो रहेगा ही। दूसरी चीज़ जो इन्हें खासतौर पर मैनेज करनी पड़ेगी वो होगा इनका लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इस समय कंपनी का मार्केट प्राइस है 128 रुपये, फेस वैल्यू एक शेयर की है 2 रुपये, बुक वैल्यू 48 रुपीज़ और EPS है 10 रुपीज़ 77 पैसा, जो इनके करंट प्राइस को डिस्काउंट करती है ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। कंपनी एक मार्केट लीडर है, एक ऐसी कंपनी जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाली है, जो मार्केट लीडर हो, इन सबको देखते हुए डिस्काउंटिंग कम लगती है। अगर हम 3 साल के प्रोजेक्शन से डिस्काउंटिंग करना चाहें तो ये डिस्काउंटिंग और भी कम हो जाती है। हमारा मानना है कि कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और जो करंट मार्केट सिचुएशन है इसको एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि कंपनी बड़ी आसानी से 25% की टॉप लाइन और 30% की EBITDA ग्रोथ मेंटेन कर पाएगी। इस तरह इनका टर्नओवर अगले 3 सालों में लगभग डबल होकर के 10,065 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,329 करोड़ हो जाना चाहिए। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगले 3 साल में इनका नेट प्रॉफिट 1,065 करोड़ हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये प्रयास था एक कंपनी को उसकी वर्किंग, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन को समझने का। पूरी कोशिश की गई कि इसमें ज़्यादा टेक्निकल नंबो जंबो की जगह आसान भाषा में एक इन्फॉर्म डिस्कशन किया जा सके। इस एनालिसिस का उपयोग कीजिए अपनी रिसर्च में। इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन आपके अपने हैं। हम अपने प्रयास में कितने सफल रहे, प्लीज़ अपने विचार शेयर कीजिए जिससे कि इन्हें और बेहतर किया जा सके।